हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल। सोमरफील्ड एक साइंटिस्ट थे। हमने सबसे पहले परमाणु की संरचना को समझने के लिए थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा, बोर का परमाणु मॉडल पढ़ा। आज हमको सोमरफील्ड के परमाणु मॉडल को पढ़ना है, सोमरफील्ड्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन ने कहा था कि परमाणु तरबूज के आकार का होता है, गोलाकार होता है। तरबूज में जिस प्रकार बीज होते हैं उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन होते हैं। रदरफोर्ड ने कहा परमाणु की अनेक कक्षाएं होती हैं, लेकिन उन्होंने परमाणु की कक्षाओं को बंद नहीं बताया था। उन्होंने कहा था कि परमाणु के बाहर जो कक्षाएं होती हैं, नाभिक केंद्र में होता है, कक्षाएं इस प्रकार की होती हैं। लेकिन बोर ने कहा कि इसके चारों ओर वृत्तीय कक्षाएं जो होती हैं वो बंद होती हैं, बंद वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। एक कक्षा से दूसरी में बिना ऊर्जा के बंडलों के रूप में स्थानांतरण किए दूसरी कक्षा में नहीं जा सकते। तो आज हम लोग सोमरफील्ड के परमाणु मॉडल में पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बता रहे हैं। उसी का संशोधित रूप है। सन 1919 में सोमरफील्ड ने बोर के परमाणु मॉडल का संशोधित एवं विस्तृत रूप प्रस्तुत किया। जो बोर ने प्रस्तुत किया था उसी का संशोधित एवं विस्तृत रूप है ये। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम रेखाओं की हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की रेखाओं संरचनाओं की व्याख्या करने के लिए सोमरफील्ड ने ये सुझाव दिया कि यह आवश्यक नहीं कि एक ही कक्षा के सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं समान हो। यह सुझाव दिया कि यह आवश्यक नहीं कि एक ही कक्षा के सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं समान हो, या एक ही कक्षा के कुछ इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा से भिन्न हो सकती है। यानी कि एक कक्षा के एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उसी कक्षा के दूसरे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से भिन्न हो सकती है। यह बात सोमरफील्ड ने कहा था। दूसरे शब्दों में इसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि मुख्य ऊर्जा स्तरों को उप ऊर्जा स्तरों में विभाजित किया गया है। यह आवश्यक नहीं कि एक ही कक्षा के सभी इलेक्ट्रॉन एक ही वृत्तीय कक्षा में वृत्तीय पथ पर घूमते हों। एक ही कक्षा के सभी इलेक्ट्रॉन पथ यहाँ पर छूट गया, पथ पर घूमते हों, बल्कि उनमें कुछ इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्तीय इक्लिप्टिकल पथ, दीर्घवृत्तीय माने कि कक्षा का जो ये कक्षा जो है अंडाकार इस प्रकार दीर्घवृत्तीय होती है। दीर्घवृत्तीय इक्लिप्टिकल पथ पर घूम सकते हैं। परमाणु का नाभिक दीर्घवृत्तीय कक्षाओं के दो फोकसों में से किसी एक फोकस पर होता है। जैसे ये आपका है सोमरफील्ड के परमाणु मॉडल को इसमें दिखाया गया है। इसमें ये परमाणु का नाभिक है, ये बीच में, और इसके चारों ओर ये जो कक्षा है ये सर्कुलर है, मीन्स कि जैसा बोर ने बताया था उस प्रकार की है। और ये दूसरी वाली ये जो है ये इक्लिप्टिकल है। ये इक्लिप्टिकल ऑर्बिट है। इक्लिप्टिकल मीन्स कि ये अंडाकार, इसमें किसी एक की तरफ नाभिक बहुत पास में होता है, दूसरी तरफ नाभिक थोड़ा अपेक्षाकृत दूर होता है। जैसे ये ऐसे बन गया है तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पास तो नाभिक पास में ही है, लेकिन इस अक्ष पर ये कक्षा के यहाँ से यदि नाभिक की दूरी देखें तो बहुत दूर है। तो ऐसी कक्षाओं को इक्लिप्टिकल या दीर्घवृत्तीय कक्षाएं कहा जाता है। वृत्तीय कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार वृत्तीय कक्षा के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं उनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग का मान NH/2 पाई होता है।
जिन कक्षाओं का इलेक्ट्रॉन NH/2 पाई या इसका पूर्ण गुणज होगा, केवल उन्हीं कक्षाओं में ही इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, उन्हीं में वो चक्र लगाएंगे। जहाँ n एक पूर्ण संख्या या कक्ष की संख्या है, n इलेक्ट्रॉनों के मुख्य ऊर्जा स्तर या इलेक्ट्रॉनों की कक्षा को प्रदर्शित करता है, उसी को मुख्य ऊर्जा स्तर या कक्षा कहा जाता है, जो n होता है। NH/4 पाई, जहाँ h आपका प्लैंक नियतांक और पाई का मान 22/7 तो होता ही है। जहाँ k एक पूर्ण संख्या है, k का मान यदि पहली कक्षा है, नाभिक के बाहर पहली कक्षा है तो 1 होगा, दूसरी कक्षा में घूम रहा है 2 होगा, तीसरी कक्षा में घूम रहा है 3 होगा, चौथी कक्षा में घूम रहा है तो 4 होगा। तो k का मान 1, 2, 3, 4 आदि हो सकता है। k के मान इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। k का मान स्मॉल n के मान पर निर्भर करता है। स्मॉल लेटर के n के मान पर ये n और ये k, ये दोनों के मान एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। n के किसी मान के लिए k के मान k के n मान होंगे, यानी कि n जितनी क्रम संख्या होगी उतने मान होंगे। k के मान 1, 2, 3 n है तो n = 1 तो k = 1। यदि n = 2 है तो k = 1 और 2 ठो मान होंगे। यदि n = 3 है तो k = 1, 2, 3 माने कि पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष। यदि k = 4 तो n = 4 तो k = 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 हो जाएंगे आदि। जब k और n का मान बराबर हो तो इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं वृत्तीय होंगी, अर्थात दीर्घ अक्ष की लंबाई लघु अक्ष की लंबाई के बराबर होंगी। अतः हम कह सकते हैं कि n/k माने दीर्घ अक्ष की लंबाई बटे लघु अक्ष की लंबाई, n को दीर्घ अक्ष कहा गया, k को लघु अक्ष कहा गया, इसके बराबर होता है। ये इसका फार्मूला है। अब फिर भी सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल इतना उपयोगी, इतना सही होते हुए भी इसकी कुछ कमियां थी। तो हेडिंग है सोमरफेल्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में प्राप्त रेखाओं की सूक्ष्म संरचना की व्याख्या सफलतापूर्वक कर लेता है। जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की रेखाएं हैं उनकी सूक्ष्म संरचना की सफलतापूर्वक व्याख्या करने में सफल रहा, परंतु यह मॉडल बोर के परमाणु मॉडल की तरह एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों वाले परमाणुओं या आयनों के उत्सर्जन की व्याख्या करने में असफल रहा। एक से अधिक परमाणु के इलेक्ट्रॉन, परमाणु ऐसे परमाणु जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है, उनकी व्याख्या यह भी नहीं कर सका, व्याख्या करने में असफल रहा। तथा जीमान प्रभाव, जैसा कि पिछले टर्न में हमने बोर के परमाणु मॉडल में जीमान प्रभाव, स्टार्क प्रभाव की व्याख्या किया था, जीमान प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहा। इसके अतिरिक्त सोमरफेल्ड के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉनों को कणों के रूप में माना गया है तथा उनका संवेग, संवेग द्रव्यमान गुणे वेग माने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन किस वेग से चक्र लगा रहा है उसका गुणनफल संवेग कहलाएगा, मोमेंटम। संवेग तथा उनका संवेग तथा स्थान पूर्णतः निर्धारित है। इलेक्ट्रॉनों की द्वैती प्रकृति, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे या फोटॉन होते हैं, ये डुअल नेचर को दिखाते हैं। कभी कण सदृश से हमको दिखते हैं तो कहीं तरंग सदृश से दिखते हैं। ऐसी प्रकृति ही द्वैती प्रकृति या डुअल नेचर कहलाती है की खोज तथा हाइड्रोजन वर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत की मान्यता के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल दोषपूर्ण था। सोमरफेल्ड का भी परमाणु मॉडल दोषपूर्ण था। अतः यह भी मॉडल वैज्ञानिकों द्वारा पूर्णतः एक्सेप्टेबल न होने के कारण बाद में काफ़ी दिनों के पश्चात जब हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, दे ब्रॉगली का सिद्धांत, ये सब सारे सिद्धांत आ जाते हैं, क्वांटम संख्याओं की खोज हो जाती है, उसके पश्चात एक मॉडल आता है कि आधुनिक परमाणु मॉडल, जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे
जितना इस टॉपिक में था, माने कि चारों मॉडल हमको पढ़ना था, थॉमसन, रदरफोर्ड, बोस, सोमरफील्ड, चारों को हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इसके पश्चात डी ब्रॉगली का सिद्धांत, फोटॉन या इलेक्ट्रॉन की द्वितीय प्रकृति और क्या कहते हैं क्वांटम संख्याएं। उसके पश्चात जाकर के हमारा आएगा ये आधुनिक परमाणु मॉडल। जब आधुनिक परमाणु मॉडल को पढ़ लेंगे तो हुंड, पाउली, अफबाऊ, ये सब 3, 4, 5 नियम है। N+L अर्धपूरित, पूर्ण पूरित ऑर्बिटलों के स्थायित्व का नियम। इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा फिर समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉनों की द्वितीय प्रकृति के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।